नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के इन 4 जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी। झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के 4 जिले गुमला, खूंटी, सिमडेगा और चतरा जल्द ही देश के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। ये जिले रांची रेल मंडल के अंतर्गत आएंगे। मिली जानकारी के अनुसार गुमला, खूंटी और सिमडेगा को रांची लोहरदगा रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। चतरा को रांची हजारीबाग रोड रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए सर्वे पूरा कर लिया है। झारखंड सरकार ने इस परियोजना की रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी है। मंजूरी मिलने के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि नए रेल मार्ग में लोहरदगा से गुमला में 55 किलोमीटर, गुमला से सिमडेगा 43 किलोमीटर, हटिया से खूंटी 20 किलोमीटर और हजारीबाग से चतरा 42 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का काम होगा। झिटकल के अधिकारियों के मुताबिक इन जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने से आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को बड़ा फायदा होगा। अभी लोगों के पास सड़क मार्ग ही एकमात्र विकल्प है, जिससे यात्रा में ज्यादा समय और पैसा खर्च होता है। इसके साथ रेल कनेक्टिविटी से व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सिमडेगा के लोगों को अभी ट्रेन पकड़ने के लिए ओडिशा के राउरकेला या बानो स्टेशन जाना पड़ता है। इसी तरह गुमला, खूंटी और चतरा के लोगों को भी ट्रेन के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। झारखंड विधानसभा में 25 समितियों का पुनर्गठन। कल्पना सोरेन बनी महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने विधानसभा की 25 समितियों का पुनर्गठन किया है। इसके लिए सभापति और सदस्यों के नामों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार गांडेय की झामुमो विधायक कल्पना सोरेन को महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं बरही के भाजपा विधायक मनोज कुमार यादव को लोकलेखा समिति की जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो विशेषाधिकार समिति, नियम समिति और याचिका समिति के सभापति होंगे। झारखंड में ठंड से फिलहाल राहत नहीं। बर्फीली हवाओं का हो रहा असर। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड पर भी पड़ रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाके में पहुंचे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का आंशिक असर झारखंड पर पड़ रहा है। इसलिए दिन में बादल छाने और धूप होने से थोड़ी राहत मिल रही है, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह और शाम कनकनी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 21 जनवरी से मौसम में ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि फरवरी के पहले हफ्ते से ठंड का व्यापक असर लगभग खत्म होने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार झारखंड में अगले 0-5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। जनवरी के 19 से 20 2025 को सुबह की शुरुआत हल्के दर्जे की कोहरे और धुंध से होगी, उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। जनवरी के 21 से 22 को सुबह की शुरुआत कोहरे से होगी, तत्पश्चात आसमान में आंशिक बादल बनने की संभावना है। देवघर मीना बाजार में फिर लगी आग। करीब 30 दुकानें जलकर राख। दुकानदार संघ ने की मांग। देवघर शहर में स्थित मीना बाजार सब्जी मंडी में शुक्रवार की आधी रात फिर दुकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि काफी दूर से ही आग की लपटें नजर आ रही थी। इस आगजनी में मीना बाजार सब्जी मंडी की लगभग 25 से 30 दुकानें जलकर राख हो गई। साथ ही आग लगने की खबर फैलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इसके बाद रात करीब 12 बजे हादसे की सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिर दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। फिलहाल आग से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी हो कि सप्ताह भर में मीना बाजार सब्जी मंडी में दूसरी बार आग लगी है। हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
इसी महीने 14 तारीख को भी मीना बाजार में आग लगी थी, जिसमें 2 दुकान जलकर नष्ट हो गए थे। उस समय स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि दुकान में चोरी करने के बाद असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। वहीं बीती रात एक बार फिर मीना बाजार में आग लगने की घटना सामने आई है। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों ने फिर आरोप लगाया है कि असामाजिक तत्वों ने पहले दुकानों से सामान चोरी किए, फिर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। ऐसे में प्रशासन से स्थानीय लोगों के आरोपों को गंभीरता से लेकर मामले की उचित जांच करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही मीना बाजार के दुकानदार संघ प्रशासन से मीना बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने और इलाके में सीसीटीवी लगाने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो एक सप्ताह के अंदर 2 बार मीना बाजार में आग लगने की वजह से स्थानीय दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। डैम में डूबे व्यक्ति का शव हुआ बरामद, 6 दिन से चल रही थी तलाश। गिरिडीह जिले के बगोदर के खंभरा डैम में डूबे व्यक्ति का शनिवार को शव बरामद हुआ है। पिछले 6 दिनों से शव की तलाश चल रही थी। मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह अचानक ग्रामीणों की नज़र शव पर पड़ी, जिसकी सूचना एनडीआरएफ की टीम और पुलिस को दी गई। इसके बाद डैम से शव को बाहर निकाला गया। खंभरा निवासी तुलेश्वर सिंह 13 जनवरी को नहाने के लिए डैम गए थे। इसी बीच वह डैम में डूब गया। घटना की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई थी। डूबे व्यक्ति की खोजबीन के लिए देवघर से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया था। एनडीआरएफ की टीम डूबे व्यक्ति की खोजबीन के लिए 4 दिनों तक प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। छठे दिन शव डैम से बरामद किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने शव बरामदगी की पुष्टि की है। इधर शव मिलने की सूचना पर बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह सहित प्रशासन के कई अधिकारी पहुंचे हुए थे। दूसरी ओर शव बरामद होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। केंद्र ने झारखंड के 2 सांसदों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, एम्स शासी निकाय का बनाया सदस्य। केंद्र की ओर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने झारखंड के 2 सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें गोड्डा से सांसद डॉ निशिकांत दुबे और लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत को देवघर एम्स के शासी निकाय का सदस्य बनाया गया है। इस निर्णय से संबंधित गजट स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इन दोनों सांसदों का कार्यकाल 5 सालों तक रहेगा। गजट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि शासी निकाय एम्स के विकास और सुविधाओं पर नियमित रूप से बैठक करेगी और अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। यह शासी निकाय एम्स की कार्यकारी समिति के रूप में कार्य करेगी और इसमें एम्स के सभी प्रमुख निर्णय लिए जाएंगे। जानकारी हो कि गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे लगातार 4थी बार चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। इसके साथ ही वे झारखंड के सबसे संपन्न सांसद के रूप में जाने जाते हैं। वहीं लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समीर उराम को हराया था। सुखदेव भगत वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी समिति के सदस्य भी हैं। दोनों सांसद सदन में अपनी मुखर उपस्थिति के लिए पहचाने जाते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की बैठक, बनाई जाएगी अलग अलग कमिटियां, पर्यवेक्षक की भी होगी नियुक्ति। दिल्ली से लौटने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर विशेष बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने में नगर निगम चुनाव अहम भूमिका निभाते हैं। गांव की सरकार जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विकासोन्मुखी तरीके से काम करती है, वहीं नगर निकाय शहरी विकास का रास्ता खोलता है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि निकट भविष्य में राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव के सफल संचालन के लिए प्रदेश कांग्रेस द्वारा 11 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के लिए 9
नगर परिषद के लिए 5 और नगर पंचायत के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन जल्द ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए 2-2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जो उक्त क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशी चयन, बूथ कमेटी, वार्ड कमेटी, पंचायत कमेटी के महत्व को देखेंगे और वहां के स्थानीय लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करेंगे, ताकि उक्त चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत की अधिकतम हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। छापेमारी करने गई सीआईएसएफ की टीम पर कोयला तस्करों का हमला, खूब चले पत्थर। धनबाद के निरसा के गल्फरबड़ी क्षेत्र में बंद पड़े बर्न स्टैंडर्ड कारखाना में अवैध खनन स्थल पर छापेमारी के लिए सीआईएसएफ की टीम गई थी, जिसके बाद कोयला तस्करों के द्वारा सीआईएसएफ की टीम पर हमला कर दिया गया। कोयला तस्करों द्वारा सीआईएसएफ की टीम के ऊपर पथराव भी किया गया है, जिसमें सीआईएसएफ टीम का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना गल्फरबाड़ी पुलिस को दी गई, जिसके बाद दल बल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और सीआईएसएफ की टीम कोयला तस्करों को मौके से खदेड़ने में कामयाब रही। कार्रवाई में कोयला लोड 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं। ट्रैक्टर को जब्त कर थाना लाया गया है। यह पूरा मामला शुक्रवार की रात का है। निरसा एसडीपीओ रजत माणिक बाखला ने घटना को लेकर बताया है कि रात में सीआईएसएफ की टीम छापेमारी के लिए गई थी। कोयला तस्करों ने उनके ऊपर पथराव किया। सूचना मिलने के बाद गल्फरबाड़ी की पुलिस मौके पर गई थी। स्थानीय लोगों के द्वारा पथराव किया गया था, जिसमें सीआईएसएफ वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। राज्य में कोयला कर्मियों को पीएफ पर मिलेगा 7.6% ब्याज। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में बनी सहमति। कोयला कर्मियों के भविष्य निधि पीएफ पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7.6% ब्याज दर तय की गई है। यह दर पिछले वर्ष की तरह ही बनी रहेगी। शुक्रवार को हैदराबाद में आयोजित सीएम पीएफओ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में इस पर सहमति बनी। यह ब्याज दर वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बाद पीएफ फंड में जोड़ी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कोयला सचिव विक्रमदेव दत्त ने की। बैठक में पेंशन फंड को सुदृढ़ करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। पेंशन में बदलाव और इसे मजबूत करने के लिए विभिन्न सुझाव सामने आए। सुझाव दिया गया कि कोल इंडिया प्रति टन कोयला उत्पादन पर 20 से 25 रुपए सेस देकर पेंशन फंड को मजबूत करे। एटक के रमेंद्र कुमार ने पेंशन में बदलाव और वृद्धि की मांग उठाई। कुछ सदस्यों ने केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का सुझाव दिया। पेंशन फंड को लेकर गठित कमेटी की निष्क्रियता पर भी चर्चा हुई। पेंशन फंड के निवेश की निगरानी के लिए क्रिसिल को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि पीएफ फंड से कम आमदनी होने के कारण ब्याज दर सीमित है। बेहतर निवेश से अधिक आमदनी और उच्च ब्याज दर संभव होगी। अगली बैठक में पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की मौजूदगी में इस मुद्दे पर ठोस निर्णय की उम्मीद है। वहीं कोल इंडिया से पेंशन फंड सुधार के लिए ठोस सुझाव के साथ आने को कहा गया है। रामचंद्र चंद्रवंशी की राजनीति से संन्यास लेने की खबर झूठी, कहा विरोधियों ने फैलाई अफवाह। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने राजनीति से संन्यास लेने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी राजनीति छोड़ने की घोषणा नहीं की। चंद्रवंशी ने बताया कि उनके विरोधियों ने झूठी अफवाह फैलाई है। इससे उनके समर्थक और कार्यकर्ता परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा, मैं बीजेपी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। हिंदपीढ़ी से लापता हुई बहनों के मामले में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। आधार कार्ड से की थी छेड़छाड़। रांची पुलिस ने हिंदपीढ़ी से गायब हुई 2 लड़कियों को कर्नाटक से बरामद करने में सफलता हासिल की है।
पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिन्होंने लड़कियों को उनके घर से भागने में मदद की थी। जानकारी हो कि रांची पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस की जांच में अब तक कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने अपने इकबालिया बयान में कई अहम खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक लड़कियों को कर्नाटक ले जाने के बाद भाड़े पर घर लेने के लिए आधार कार्ड में एआई के जरिए छेड़छाड़ की गई थी। इस दौरान रहनुमा ने अपने पिता के नाम की जगह मोहम्मद इस्माइल और अमरीना ने अपने पिता के नाम की जगह जुनैद आलम का नाम दर्ज करवाया। लड़कियां घर से भागने के बाद कांटाटोली पहुंची, जहां उन्हें मजहर ने मिलकर रामगढ़ तक पहुंचाया। इसके बाद जुनैद और इस्माइल लड़कियों को ट्रेन से कर नाटक ले गए। रास्ते में दोनों लड़कियों ने अपने पिता को झूठी अपहरण की कहानी सुनाई और अपना फोन तोड़ दिया ताकि उनका लोकेशन ट्रेस न हो सके। जुनैद और इस्माइल की पहचान लड़कियों से फेसबुक पर हुई थी। उनका रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया और वे रांची अक्सर आते जाते थे। लगभग 5 सालों से यह सिलसिला जारी था। पहले दोनों लड़कों ने लड़कियों के परिवारों से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन परिवार वालों ने इसे नकार दिया। इसके बाद उन्होंने भागने का फैसला किया। जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, 2 से 3 कुत्ते भी छोड़े गए। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट की टीम पर स्थानीय निवासियों ने पथराव किया जब वे अतिक्रमण हटाने के लिए सर्किट हाउस इलाके में पहुंचे थे। इस घटना में होमगार्ड के 4 जवान घायल हो गए, जिन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना शुक्रवार को शाम 4:30 बजे हुई, जब टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी और 4 होमगार्ड जवान न्यू सोनारी सर्किट हाउस एरिया में अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे। जब वे सर्किट हाउस मेन रोड पर पहुंचे तो बस्ती के लोगों ने पथराव कर दिया और लाठी डंडा से हमला किया। इसके अलावा 2 से 3 लेब्राडोर कुत्तों को भी छोड़ दिया गया, जिससे घायल जवानों को और चोटें आई। सोनारी थाना प्रभारी सरयू आनंद ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी और दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। हालांकि इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। रिम्स में बम्पर वैकेंसी, डॉक्टर, नर्स, 3rd और 4th ग्रेड में 418 पदों पर नियुक्ति। रिम्स में मैनपावर की कमी को दूर करने के लिए अगले 6 महीने में 418 पदों पर स्थायी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिम्स में डॉक्टरों के 150, नर्सों के 144 और 3rd व 4th ग्रेड के 124 पदों पर भर्ती होगी। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि फरवरी के दूसरे सप्ताह से फैकल्टी पदों के लिए इंटरव्यू शुरू होंगे। अब तक 350 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, जिनकी स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। चयन समिति के चेयरपर्सन को फाइल भेजी गई है। उनके अनुमोदन के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पिछले 2-3 सालों में रिम्स के बेड 2200 तक बढ़ गए हैं, लेकिन स्टाफ की कमी बनी हुई है। कई पद रिक्त हैं और कुछ नए पदों का सृजन नहीं हुआ है। करीब 50% पद खाली हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। वहीं पिछले 2 साल में 20 से अधिक वरिष्ठ डॉक्टर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके पद अब तक खाली हैं। इनमें न्यूरो सर्जन, फिजिशियन, सर्जन और नेत्र रोग विशेषज्ञ शामिल हैं। जल्द ही नई फैकल्टी की नियुक्ति होगी, जिससे मरीजों को फायदा मिलेगा। रिम्स में 600 नर्सें कार्यरत हैं, जबकि 1050 नर्सों की जरूरत है। 2002 में भर्ती हुई 50 नर्सें रिटायर हो चुकी हैं और इस साल 10 और रिटायर होंगी। इस कमी को दूर करने के लिए 144 नर्सों की भर्ती होगी, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही जेएसएससी की ओर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं 4th ग्रेड के 124 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें से कुछ की नियुक्ति हो चुकी है।
जबकि कुछ उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच चल रही है। रिक्त पदों को भरने के लिए जरूरत पड़ी तो फिर से विज्ञापन निकाला जाएगा। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि यह भर्तियां पूरी होने के बाद अस्पताल में स्टाफ की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। विदेश से शव लाने का परिजन कर रहे इंतजार, 40 दिन पहले हुई है मौत। गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखंड क्षेत्र के खेतको के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर का शव 40 दिनों से विदेश में पड़ा हुआ है। परिजनों के द्वारा शव मंगाए जाने की मांग की जा रही है। विदेश से शव नहीं आने की चिंता से परिजन परेशान हैं। बता दें कि खेतको के प्रवासी मजदूर हीरामन महतो सऊदी अरब में रहकर मजदूरी करता था। 40 दिन पूर्व उसका निधन वहां हो गया था, लेकिन अब तक शव वहां से नहीं पहुंचा है और न ही मुआवजा मिलने की दिशा में कोई सार्थक पहल हुई है। प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली ने बताया कि प्रवासी मजदूर का शव नहीं आने से परिजनों में मायूसी है। एक तो मौत के सदमे से परिवार नहीं उबर पा रहे हैं, वहीं शव के दीदार के लिए भी परिजनों को इंतजार करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि हीरामन महतो की 8 दिसंबर को सऊदी अरब में मौत हो गई थी। पत्नी सोमरी देवी ने पति का शव घर भेजने में सहयोग करने की मांग सरकार से की है। यहाँ यह भी बता दें कि विदेश में प्रवासी मजदूर की मौत का यह पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी कई प्रवासी मजदूरों की विदेशों में मौत हो चुकी है। कुछ शव तो विदेश से 6 महीने में आने का रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आगाज, रांची में 10 दिन तक किताबों का महाकुंभ, मिलेगा दुनिया भर का ज्ञान। राजधानी के जिला स्कूल मैदान में अक्षरों का संसार सजा है। 26 जनवरी 2025 तक आयोजित इस राष्ट्रीय पुस्तक मेला का उद्घाटन राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक CP सिंह, जाने माने हिंदी साहित्यकार जंग बहादुर पांडे ने संयुक्त रूप से किया। समय इंडिया, नई दिल्ली और बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय इस राष्ट्रीय पुस्तक मेले में एक से बढ़कर एक किताबें मौजूद हैं। रांची के जिला स्कूल मैदान को लगभग 2 दर्जन से अधिक प्रकाशन द्वारा सजाई गई इस किताबों की दुनिया में गीता प्रेस की आध्यात्मिक किताब जहां शोभा बढ़ा रही है, वहीं इतिहास के पन्नों को समेटे इतिहास और भारतीय संविधान की एक से बढ़कर एक किताबें पुस्तक प्रेमियों को अपनी ओर खींच रही है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला का विधिवत शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि और प्रख्यात साहित्यकार सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि पुस्तकें नहीं होती तो हम अपनी परंपरा, संस्कृति और ज्ञान संपदा को नहीं जान पाते। CM हेमंत सोरेन ने कहा, सेंट SC की विकास में मजबूत भागीदारी के लिए उठा रहे ठोस कदम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची के अध्ययन भ्रमण पर आए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु गठित 7 सदस्यीय संसदीय समिति के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं संसदीय समिति के बीच अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं समेत कई विषयों, मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान और विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की एक बड़ी आबादी निवास करती है, लेकिन प्रगति के रास्ते पर उन्हें जितना आगे आना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। ऐसे में विकास में उनकी भागीदारी मजबूत करने के लिए ठोस नीति बनाकर उसे योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना होगा ताकि उन्हें सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य करती आ रही है और उसके सकारात्मक परिणाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। हमारी सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है और विजन डॉक्यूमेंट तथा रोड मैप तैयार कर आगे कई और ठोस कदम उठाने जा रही है।
टेंडर हार्ट स्कूल के छात्रों ने प्रधानमंत्री के सामने बढ़ाया राज्य का मान, बेहतर प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मानित। टेंडर हार्ट स्कूल के विद्यार्थियों ने भारतीय मौसम विभाग के 150वें वार्षिकोत्सव में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किया। यह भव्य आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दर्ज की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय मौसम विभाग ने नेशनल मौसम ओलंपियाड का आयोजन किया, जिसमें झारखंड राज्य से टेंडर हार्ट स्कूल के 4 छात्रों का चयन हुआ। इसमें स्कूल की कक्षा 11वीं की मुस्कान भारती, कक्षा 9वीं की पिया प्रकाश, अगस्त्य कुमार गुप्ता और कक्षा 8वीं की कौशिकी ने झारखंड का मान बढ़ाते हुए अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन छात्रों को मौसम भवन, दिल्ली में आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह में भारतीय मौसम विभाग के सचिव और निदेशक द्वारा 12,000 रुपये नकद, मोमेंटो और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। बता दें कि टेंडर हार्ट स्कूल झारखंड का पहला विद्यालय बना, जिसके छात्रों ने भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विद्यालय के चेयरमैन सुधीर तिवारी और प्राचार्या उषा किरण झा ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा, यह हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है कि हमारे छात्रों ने विद्यालय और राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि टेंडर हार्ट स्कूल हमेशा से छात्रों की प्रतिभा को उभारने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इस अवसर पर विद्यालय के वाइस चेयरमैन वेदांत तिवारी, निदेशक जे मोहंती, हेड मिस्ट्रेस शिवांगी शुक्ला और उपप्राचार्या कविता किरण झा ने भी छात्रों की सफलता की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। सत्ता में आने पर किराएदारों को भी मुफ्त बिजली देगी आप सरकार, केजरीवाल ने की घोषणा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आई तो किराएदारों को भी मुफ्त बिजली और पानी की योजना का लाभ देने के लिए निर्णायक कदम उठाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली के किराएदारों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, मैं जहां भी जाता हूं, मुझे किराए पर रहने वाले लोग मिलते हैं और वे कहते हैं कि उन्हें अच्छे स्कूल और अस्पताल की सुविधा तो मिली है, लेकिन वे मुफ्त बिजली और पानी की योजनाओं से वंचित हैं। इस मुद्दे के समाधान का आश्वासन देते हुए केजरीवाल ने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव के बाद किराएदारों को भी मुफ्त बिजली और पानी का लाभ मिले। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब आम आदमी पार्टी 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपने प्रचार अभियान को तेज कर रही है। परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही आपने अपने अभियान को कल्याणकारी पहलों के इर्द-गिर्द तैयार किया है तथा मुफ्त सुविधाओं और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं को पार्टी की मुख्य ताकत के रूप में पेश किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।